कई शतक और दशक से संघवाद का उदय कई अनुभवों के माध्यम से हो रहा है, जैसे शासक बनाम जनता, लोक बनाम सरकार तथा संघटक इकाइयां बनाम संघीय इकाई, जो सामान्यतः विभिन्नता में एकता की जगह को व्यापक बनाने के लिए मानव संबद्धता की आवश्यकता तथा महत्व को सूचित करते हैं। यह शक्ति और राजनीति के अस्थिर क्षेत्र में प्रयत्न और त्रुटि, विभेद और संघर्ष, समझौता और असहमति तथा धैर्य और अस्वीकृति के कठिन दौर से गुजर रहा है। आधुनिक समाज के कार्यरत उदारवादी प्रजातंत्र में संघवाद अत्यधिक सफल रहा है, अब व्यापक राजनीतिक समीकरण के नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां यह ऑस्टिन की कठोर राज्य संप्रभुता के सिद्धांत से बाहर नहीं है। परिवहन, सामाजिक संचार, प्रौद्योगिकी, भूमंडलीकरण तथा आदान प्रदान के अन्य आधुनिक साधनों में जो विकास हुआ है, इन सभी ने इस रूपांतर में अपना योगदान दिया है। दूसरी तरफ गैर आधुनिक राष्ट्रों में ऑस्टिन की संप्रभुता का अत्यधिक महत्व है, दुष्क्रियात्मक उदारवादी राजनीति के साथ अनुदारवादी सामाजिक आधार और इसलिए लोकप्रिय संप्रभुता को स्वीकार करने हेतु तथा राष्ट्र निर्माण के लिए व्यवहार्य योजना क्षेत्रीय एकता को प्राथमिकता दी गई है। फिर भी अपनी संस्थागत और कार्यरत प्रक्रिया की व्यवहार्यता के कारण संघवाद अनेकता में एकता लाने में सक्षम है और इसकी सार्थकता भी विगत कई वर्षों में बढ़ी है। राजनीतिक क्षेत्र के प्रजातांत्रिक शासन और एकता में संघवाद सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय प्रबंध है। बहुसांस्कृतिक और विभिन्न सामाजिक यथार्थ में मूलतः यह संयुक्त राज्य व्यवस्था और सुसंगत समाज के निर्माण लिए अभीष्ट है। संघवाद वर्णनात्मक नहीं है, अपितु एक नियामक शब्द है जो बहुस्तरीय शासन का प्रचार करता है और जिसमें स्वशासन और आपस में बंटे शासन का तत्व है। अनेकता में एकता लाने के लिए अपेक्षा और विवेकशीलता इसका आधार वाक्य है, जिसे बृहद राजनीतिक संघ में व्यवस्थित, सुरक्षित और विशिष्ट पहचानों को प्रतिनिधित्व देते हुए रखा जाता है। रोनाल्ड एल वॉट्स के अनुसार नियामक सिद्धांत के रूप में संघवाद का सार है एक साथ संघ तथा विकेंद्रीकरण को बनाए रखना। दूसरे शब्दों में संघवाद का उद्देश्य है विभिन्नता के विवेक पर आधारित राजनीतिक समीकरण के कुछ स्तर को प्राप्त करना, ताकि एकता को कायम रखने के सामान्य ध्येय पर समझौता किया जा सके, और जिसे हम अधिक सही प्रकार से कहते हैं कि यह प्रजातांत्रिक शासन के सिद्धांतों को वैध बनाने के लिए क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय संजातीय समूह की संघीय प्रक्रिया है। डेनियल जे इलाजर ने राजनीतिक समीकरण की विवेकशीलता को देखा, जो कि स्वशासन और मिल बांटकर शासन के सिद्धांत में बद्धमूल है। उनके अनुसार संघीय आधार पर राजनीतिक समीकरण विशेष प्रकार के संबंध की मांग करता है, जो राजनीति के दो चेहरों से उस संबंध की शुरुआत होती है, शक्ति और न्याय। एक तरफ राजनीति शक्ति के संगठन से संबंध रखती है, हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है की अवधारणा के साथ ही राजनीति न्याय के अनुसारण के साथ भी संबंध रखता है, सुचारू राज्यतंत्र के निर्माण और अनुरक्षण के साथ। सभी राजनीतिक जीवन राजनीति के इन यो चेहरों पहलुओं की अंतक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जहां संगठन और शक्ति का विभाजन न्याय को अवधारणा से अवगत रहता है, जबकि न्याय का अनुसरण शक्ति की वास्तविकता से आकारित सीमित रहता है। सीमित रूप में सामान्यतः संघवाद का अध्ययन शक्ति के वितरण और आपस में बांटने के विषय में किया जाता, किंतु व्यापक अर्थ में यह न्याय का एक रूप है जिसमें स्वायत्तता और सहभागी राज्य व्यवस्था का विशेष उल्लेख है। संघवाद में न्याय और शक्ति के बीच विवेकशील और प्रजातांत्रिक संबंध स्थापित करने की क्षमता मानी जाती है, और इस प्रकार एकता के लिए अत्यधिक लालसा को क्षेत्रीय एवं प्रजातीय पहचान के प्रति सम्मान को एक साथ सुरक्षित रखा गया है। 1.1 राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम का विस्थापन। कई बहुसांस्कृतिक एवं विसांप्रदायिक समाजों में अनर्थकारी परिणाम हुए हैं, जिन्हें पहले औपनिवेशिक शासन का अनुभव था या जिन्होंने शासन की एक परकीय भिन्न प्रणाली को समानता तथा न्याय जैसे मुख्य उद्देश्यों के लिए अपनाया था। किसी भी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए कोई भिन्न अवधारणा या सिद्धांत को अपनाना महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे वे स्वतंत्रता की खोज में समाज और राज्य व्यवस्था का प्रबंधन करें। उनके लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वे समाज कन शासन हेतु स्वैच्छिक समरूपता एवं राजनीतिक प्रक्रिया की उपयुक्तता के पहलुओं पर ध्यान दें। कुछ मूलभूत उद्देश्यों को लिया जा सकता है, जैसे संविधान निर्माण, राज्य निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण, जो बहुसांस्कृतिक राष्ट्र और बहुराष्ट्रीय राज्य के लिए अनिवार्य उत्तरदायित्व है। किस सीमा तक औपनिवेशिक उपरांत या पश्चिमी मुख्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता के इन बिंदुओं पर ध्यान दिया है? इस प्रश्न के अनुभव विपरीत रहे हैं। जहां राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनसाधारण या राष्ट्रीयता को प्रतिनिधित्व देने का दावा किया था, उन्होंने रंगभेद आधार पर शासन और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है। ऐसे कई मामले हैं जहां बृहद राष्ट्रीय समूह या समुदाय ने शक्ति और राजनीति की आधुनिक अवधारणा द्वारा निर्मित सभी विशिष्टताओं और अवसरों पर अपना अधिकार जमा लिया है और दूसरे छोटे राष्ट्रीय समूह या समुदाय को वंचित और सीमित कर दिया है, जिन्हें हम सामान्यतः अल्पसंख्यक कहते हैं। परिणामतः कुछ गैर आधुनिक समाजों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जो इस प्रकार के आरोप और सामान्यीकरण को स्वीकार नहीं करते, पश्चिमी विवेक को सुधारात्मक रूप में ग्रहण किया है, ताकि वे अपनी बहुसांस्कृतिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अफ्रीका, एशिया तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है उनकी अपेक्षा, जो गैर आधुनिक समाज में शासन के आधुनिक कार्यक्रमों को आदर्श रूप माना है। इसलिए पूर्व निर्धारित विवेकशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना तर्कपूर्ण है, जैसे कि संघीय प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का संरक्षण। किंतु संस्थानों को छोड़कर यथार्थ पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। वे हैं व्यक्ति, जनसाधारण, समुदाय या समूह। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है उसके सामाजिक आधार से शक्ति प्राप्त करना, जहां लोग चाहे समरूपी हो या बहुसांस्कृतिक, उसकी सार्थकता शुरू या अंत में ही है। उपलब्ध सूचना और परिणाम के अनुसार पश्चिमी यूरोप और कनाडा के आधुनिक समाज ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और प्रक्रियात्मक गणतंत्र के सहसंस्थापकों के हितों पर ध्यान दिया, जो संजातीय कारकों के राष्ट्रीय बहुसंख्यक से भिन्न हैं, जैसे भाषा, धर्म या संस्कृति आधारित। अधिकतर इन आधुनिक समाज में संघीय राज्य व्यवस्था सफल हुई, क्योंकि क्षेत्रीयता एवं उदारवादी संविदात्मक व्यक्तिवाद की शिक्षा इसके महत्वपूर्ण कारण थे। बहुतों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं जिनके पास सशक्त और प्रभाव क्षेत्रीय अस्तित्व है, जो अन्यथा उन देशों में समान नहीं है जहां कई धर्म, पंथ और प्रजाति शताब्दियों से साथ रही हैं। 22.2 शब्द तथा उसकी उपयोगिता पर विवाद। राजनीतिक प्रबंधन में राजनीतिक सिद्धांत के रूप में संघवाद शब्द विवादास्पद व्याख्या से स्वतंत्र नहीं है। यह पारंपरिक एवं आधुनिक समाज दोनों के लिए उपयुक्त है, चूंकि यह दोनों में स्थित है। कभी यह अनन्य रूप से उदारवादी समझा जाता है, तो कभी यह समझौता कर कार्य करता है। एक तरफ संघवाद का केंद्र बिंदु क्षेत्रीय इकाई की राज्य व्यवस्था पर है, तो दूसरी ओर यह तार्किक क्षेत्रीय व्याख्या सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति इसकी सार्थकता की जरूरत पर अधिक बल देता है।
संघवाद सामान्यतः इसका जो वर्णन किया गया है उससे अधिक व्यापक और समावेश करने वाला है। संघवाद की व्यावहारिक आवश्यकता उसे समाज के प्रति व्यवहार्य और जवाबदेह बनाता है, किंतु मुख्य समस्या यह है कि इसे उदारवादी प्रबंध के विषय के रूप में अधिक वर्णित किया गया है। सामान्यतः और सही कहा गया है कि जैसे जैसे इसका ऐतिहासिक विकास हुआ है, संघीय सिद्धांत और व्यवस्था आधुनिक मनोदशा के अनुकूल होता जाता है। मूलतः उचित व्यवस्था के रूप में वे उस सभ्यता के अनुकूल हो जाते हैं जहां संबंधों द्वारा शासन होता है। संघवाद की पूरी संरचना आधुनिक समाज के उदारवादी स्वरूप पर आधारित है, जहां व्यक्ति का और नागरिक समुदाय लोगों और समूह में संबंध और समझौते का आधार बनते हैं ताकि राजनीतिक समीकरण का सर्वोच्च रूप प्राप्त कर सकें। संघवाद पारंपरिक प्रकार के समूह अधिकार आधारित बहुलवाद को नहीं अपनाता है, बल्कि पारंपरिक उपरांत बहुलवाद को स्वीकार करता है। प्रारंभिक स्तर पर संघवादियों का कहना है कि सभ्य समाज का मूल प्रसंविदा या सघन स्वरूप में है और यह सम्मति पर आधारित है। संघीय सिद्धांत इस विचार से विकसित होता है कि स्वतंत्र लोग चिरस्थायी किंतु सीमित राजनीतिक संघ में स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वे सामान्य साध्य को प्राप्त कर सके और अपनी ईमानदारी की सुरक्षा करते हुए कुछ अधिकारों को भी सुरक्षित रख सकें। संघीय विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं एवं संबंधों को सर्वोत्तम रूप से प्रसंविदात्मक, सघन स्वरूप या अन्य अनुबंधनीय व्यवस्था में स्थापित कर सकते हैं, अपेक्षाकृत इसके कि साधारणतः सावयव विकास के आधार पर। इस प्रकार संघवाद ने अपनी सफलता का संकेत अपने क्षेत्रीय और राजनीतिक निर्धारण में दिया है, जो आधुनिक समाज के अधिक हित में है। क्षेत्रीयता के साथ जिन लोगों का भाषाई और धार्मिक मुख्यतः सांप्रदायिक सामंजस्य था, उन्हें उपराष्ट्रीय संघीय इकाई के रूप में पहचाना गया और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, भारत तथा अन्य देशों में जिसमें स्वशासन अथवा साझी शासन की प्रणाली है, उसके अंतर्गत संघीय सरकार के साथ शक्ति को आपस में बांटा गया। किंतु संघवाद ने अपनी अवधारणात्मक आधार वाक्य को अभी तक व्यापक नहीं बनाया है, जिसमें विभिन्न अल्पसंख्यकों के हितों को सम्मिलित किया जा सके। हालांकि विद्वानों द्वारा इसकी व्याख्या और विश्लेषण में राजनीति में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त स्थान दिखाई पड़ता है। चिरस्थायी मानवीय संबंधों को स्थापित करने का यह सर्वोत्तम प्रयास है, जो उनके लिए तभी संभव है जब वे उदारतावादी आधार या आधुनिक नागरिकता बोध के अंतर्गत कार्य कर, जिससे संबंधों को संगठित किया जा सके। यह उन समाजों में संभव है जहां समुदायों ने समाज के व्यक्तियों का निर्माण किया है, जो समेकित नहीं है किंतु किसी अवस्था और शर्त के आधार पर संगठित है, जहां शक्ति और न्याय को आपस में बांटा जाए। शक्ति और न्याय प्रदान करने वाली शासन की आधुनिक प्रणाली में कई समाज के अनुभवों से ऐसा वर्णन मेल नहीं खाता, जहां संबंधों का आधार व्यक्तिगत या समूह स्तर पर नहीं स्थापित किया जा सकता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गैर आधुनिक समाजों के लिए संघीय सिद्धांत अर्थहीन है, या फिर राज्य या संविधान में यह सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, किंतु शक्ति एवं न्याय को आपस में बांटने में संबंध की उचित प्रणाली का अनुसरण करने के लिए यह सही मार्गदर्शक है। यहां तक कि विश्व अपने मूल में भी, विशेषकर 19वीं शताब्दी से, संघवाद ने अपनी सार्थकता को राजनीति से सामाजिक क्षेत्र में विस्तार किया है। व्यक्ति, परिवार, समूह या नागरिक के रूप में यह लोगों में उचित संबंधों के प्रति व्यवहारशील होते हैं, संबंधित होते हैं, अर्थात एक दूसरे की ईमानदारी को सम्मानित करते हुए न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलुओं में सामान्य अच्छाई के लिए सहयोग करते हैं। संघवाद आवश्यक रूप से एक स्थायी धार्मिक, जनजातीय, सांस्कृतिक या सामाजिक समूह के अस्तित्व पर बल देता है, जिसके चारों ओर राजनीतिक जीवन संगठित होता है। इन समूहों के इर्द गिर्द चाहे राज्य व्यवस्था औपचारिक रूप से संरचित है या नहीं, वे उनके स्तंभ का कार्य करते हैं। इसलिए शासन का संघीय सिद्धांत नागरिक अधिकार और भिन्न अधिकारों का भी चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। यह भिन्न मुद्दा है कि हम किस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में इसे संगठित करें। अधिकांश संघीय राज्य व्यवस्थाओं में सामाजिक स्वरूप की संघवाद विचारधारा की सूचना नहीं है और इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता या अस्वीकार कर दिया जाता है। सामाजिक आयामों का आकलन इस पर आधारित है कि गैर राजनीतिक राज्य व्यवस्था में सहयोगी व्यवहार उपस्थित है। संघवाद के आवश्यक क्षेत्रीय वर्ग के अंतर्गत, जो अन्यथा बहुत लोगों द्वारा प्रतिपादित है, राजनीतिक क्रिया के लिए क्षेत्र एक आधार बन जाता है। औपचारिक रूप से परिभाषित राजनीतिक क्षेत्र में सभी हित स्थित हैं, जो देश के राजनीतिक उपकरण का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति के अनुपात में अभिव्यक्ति की कुछ सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। इलाजर के अनुसार शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन के प्रयोग से भी अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी स्वयं के राजनीतिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता की अनुमति देकर रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार यह 22.3 संघवाद के प्रतिमान। संभवतः संघवाद के प्रतिमान विषय पर 3 स्तरों में विचार किया जा सकता है: आंतरिक पटल, मूल विशेषता, शासन के गैरेकात्मक स्वरूप का व्यापक वर्णक्रम स्पेक्ट्रम तथा संघीय राज्य व्यवस्था का राष्ट्र विशिष्ट प्रतिरूप। संघवाद का अर्थपूर्ण अध्ययन संघीय राजनीतिक व्यवस्था, प्रतिरूप तथा राजनीतिक प्रक्रिया प्रवृत्ति को देखने के प्रयास को अनिवार्य बनाता है, जो किसी प्रकार के संवैधानिक शासन को संगठित करने में संलग्न रहता है और फिर संवैधानिक मांगों को पूरा करने की चेष्टा करता है। आधुनिक संघवाद के इतिहास के प्रारंभिक चरण में संरचनात्मक विचार न सिर्फ मूलभूत में किंतु इलाजर के शब्दों में आवश्यक रूप से संघीय व्यवस्था के लिए सब यही और अंत यही था। परिणाम स्वरूप पर्याप्त संघीय संरचना के निर्माण से संघवाद क्रियाशील होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संघीय राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट रूप में संघों में सामान्य संरचनात्मक विशेषताओं को खोजा जाए, जो सभी संघीय प्रणाली के लिए उपयुक्त होगा। इलाजर ने 3 सबसे आवश्यक विशेषताओं और कार्यवाही सिद्धांतों को सही पाया। वे हैं लिखित संविधान विकेंद्रीकरण और शक्ति का क्षेत्रीय विभाजन। उनके अनुसार सभी संविधान 5 मूल मॉडल में से एक न एक का अनुसरण करते हैं। संविधान के इन रूपों में से एक शासन का प्रारूप और अधिकारों का संरक्षक, 2 संहिता जो राज्यतंत्रों के यथार्थ को दर्शाता है और जिसमें प्राधिकार शक्तियां कार्यों में परिवर्तन लाने के लिए शासन प्रणाली का स्वरूप समस्यात्मक है ताकि स्पष्ट सम्मति प्राप्त कर सके, 3 क्रांतिकारी घोषणा पत्र या सामाजिक स्वरूप, 4 संयमित राजनीतिक आदर्श, 5 प्राचीन परंपरागत संविधान का आधुनिक अनुकूलन। उपर्युक्त अनुसंधान से कुछ मिलता जुलता रोनाल्ड वॉट्स ने निम्नांकित संरचनात्मक विशेषताओं को रेखांकित किया है: सरकार के 2 आदेश जो अपने नागरिकों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हों, संघीय नीति निर्माण संस्थाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रीय अवधारणा का पूर्व निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो ज्यादातर विशेष प्रकार के संघीय दूसरे चैम्बर द्वारा उपलब्ध होता है, सर्वोच्च लिखित संविधान जो एकपक्षीय रूप से संशोधित नहीं हो सकता है, सरकारों के बीच मतभेद को शासित करने वाला निर्णायक उन क्षेत्रों के लिए अंतर, सरकारी सामंजस्य को सरल बनाने की प्रक्रिया या संस्थान जहां सरकारी उत्तरदायित्व को बांटा जाता है या स्वाभाविक रूप से वे परस्पर व्याप्त रहते हैं।
वॉट्स के हाल की लेखनी ने सरकार की 2 या अधिक आदेशों की अवधारणा की पुष्टि की है, जहां संवाद के मूल सार के रूप में कुछ उद्देश्यों के लिए आपस में बांटे गए शासन तथा क्षेत्रीय स्वशासन का मिलाजुला रूप मिलता है। आगे उनका कहना है कि यह विभिन्नता में एकता का समन्वय के उद्देश्य पर आधारित है, अर्थात बृहद राजनीतिक संघ में विशिष्ट पहचानों को समायोजित, सुरक्षित और उन्हें आगे बढ़ावा देता है। संघवाद को विकेंद्रीकृत तथा परिसंघीय शासन से जो मूलतः भिन्न करता है वह यह है कि एकात्मक व्यवस्था में संघटक इकाई की सरकार अपने अधिकार को केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है तथा परिसंघों में केंद्रीय संस्था अपनी संघटक इकाइयों से सशक्तिकृत होती है। संघवाद में सरकार की प्रत्येक परत संविधान से सशक्तिकृत होती है। हालांकि यह कहना महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्य व्यवस्थाओं को मिश्रित माना जाता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक अनुभवों की विशेषता समाविष्ट रहती है। कुछ संघों में जैसे कनाडा, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा पाकिस्तान में संघीय सरकारों को अपनी संघटक इकाइयों के ऊपर अभिभावी शक्तियां रहती हैं। विकास के विभिन्न अवसरों पर उन्हें अर्धसंघीय भी कहा गया है। दूसरी तरफ उत्कृष्ट रूप से संघवाद जैसे जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में परिसंघीय तत्व हैं। इसी प्रकार यूरोपीय संघ जो आधुनिक यूरोपीय परिसंघीय व्यवस्था के रूप में आरंभ हुआ था, अब संघ के स्वरूप में निर्णयक चरण में प्रवेश कर रहा है। साधुनिक एश आधुनिक उपरांत युग में विभिन्नताओं को समायोजित करने के निर्णायक साधन के रूप में संघवाद का उदय हो रहा है। वो एक तरफ अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति करता है और दूसरी तरफ एकीकृत राज्य व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। संघीय सिद्धांतों के प्रयोग के लिए संघीय व्यवस्था विभिन्न तरीकों को अपनाती है। इलाजर के शब्दों में संघवाद राजनीतिक संगठन का एक प्रकार है जिसके कई और प्रकार होते हैं। यूरोप में सिर्फ एक संघीय व्यवस्था की जानकारी थी, परिसंघ। 2 शताब्दी पूर्व अमेरिका ने आधुनिक संघवाद की खोज की और उसके द्वितीय स्वरूप के रूप में संघ को जोड़ा, जो 19वीं शताब्दी में व्यापक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक रहा। उन्होंने संघ की परिभाषा इस प्रकार दी है: एक ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें सशक्त संघटक इकाई तथा प्रबल सामान्य सरकार है और प्रत्येक को लोगों द्वारा प्रदत्त शक्ति प्राप्त है और वे उन शक्तियों द्वारा नागरिकों से प्रत्यक्ष तालमेल रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कुछ नए संघीय व्यवस्थाओं का विकास हुआ है और उन्हें शासन के संघीय सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए रखा गया है। संघवाद जो नियामक रूप से दोनों राजनीतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है और जिसका मूल उद्देश्य है विभिन्नता में एकता प्राप्त करना, वह संघवाद शब्द से जुड़े कई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 1987 में इलाजर ने मूल रूप से 6 प्रकार की संघीय व्यवस्थाओं को पहचाना, जो बाद में स्वायत्तता या स्वशासन का 16 रूप बन गया। 6 में सम्मिलित है संघ, सहयोग, परिसंघ, असम्मित संघीय व्यवस्था, लीग, स्थानीय और गैर सरकारी संघवाद जो सभी संघ फेडरेशन के अलावा थे। इलाजर ने आधुनिक संघवाद के 3 मुख्य मॉडल को पहचाना: अमेरिकन व्यवस्था, स्विस व्यवस्था तथा कनेडियन व्यवस्था। संघवाद में संयोजित राज्य व्यवस्था है जिसमें सशक्त अंगीभूत इकाई तथा सशक्त 3.1 संघ। संघ वैसी राज्य व्यवस्था है जिसमें पहले की पृथक पहचानों को सहमति से या बलपूर्वक सचेतन और जानबूझकर संयुक्त या संयोजित किया गया है ताकि अंगीभूत इकाई की ईमानदारी सुरक्षित रहे और जो बदले में उनकी ईमानदारी को सामान्य सरकार के अंगों के माध्यम से सम्मान करता है, बजाय दोहरी शासन संरचना के माध्यम से। इनके उदाहरण हैं लेबनान तथा न्यूजीलैंड। बेल्जियम में संघ बनने के पूर्व फ्लेमिंगस और बलून्स की एकता के लिए ठोस संघीय सिद्धांत था। कार्यकारी संघ की परिभाषा एक संयोजित राज्य व्यवस्था के रूप में हो सकती है जहां संघटक इकाई अपने प्राथमिक संवैधानिक विचारों को सामान्य संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ब्रिटेन एक लंबे समय से खड़ा कार्यकारी संघ है। यह 4 राष्ट्रों और कई अपतट टापुओं से संयोजित है। यह राज्य व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है जो स्कॉटलैंड अपने स्थानीय प्रशासन, कानून, गिरजाघर और केंद्रीय बैंक को आश्वासन गारंटी प्रदान करता है। वेल्स जो सांस्कृतिक गृह शासन और प्रशासनीय स्वायत्तता का एक कदम है। अल्सटर जहां उनकी अपनी कार्यकारिणी के साथ गृह शासन है। गुरनसे, जर्सी, मन तथा सार्क जैसे ब्रिटिश तट से दूर इन टापुओं की आंतरिक सरकार में पर्याप्त संवैधानिक स्वायत्तता है। कार्यकारी संघ सामान्यतः असमान राज्य व्यवस्थाओं को संयुक्त करता है। 3.2 सहयोग। एकात्मक राज्यों का संवैधानिक विकेंद्रीकरण जो एक पुरातन उपकरण है, विभिन्न रूपों में इसका उदय हुआ है। नीदरलैंड जो मूल प्रांतों का संघ है, अपने प्रांत एवं उनके नगर निगमों को हस्तांतरण उपलब्ध कराता है। विकेंद्रीकृत एकात्मक राज्यों में स्थानीय सरकार कुछ क्षेत्रों में थोड़ी स्वायत्तता के लिए संवैधानिक आश्वासन प्राप्त करती है, किंतु स्थानीय शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होती हैं। सहयोग एक गैर क्षेत्रीय संघ है जिसकी राज्य व्यवस्था स्थायी अंतवंशीय धार्मिक सांस्कृतिक प्रजातीय या सैद्धांतिक समूहों में विभाजित रहती है और जिसे हम कैंप, सेक्टर, पिलर आदि के नाम से जानते हैं और जो संघीय रूप से एक साथ जुड़ है तथा सम्मिलित नेतृत्व द्वारा एक साथ शासित होता है। दूसरे शब्दों में सहयोग प्रजातीय कबीलीय सम्मिलित समूह का संघीय संघ है जो हालांकि क्षेत्रीय रूप से संगठित नहीं है, फिर भी स्वयं से सामूहिक निगम विशेषता को प्राप्त किया है और सामान्य राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अपनी ईमानदारी की सुरक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था का भी प्राप्त किया है। एरन लिचपर्ट, गरहार्ड लिन्नो तथा अन्य ने ऐसी राज्य व्यवस्थाओं को सहयोगात्मक कहा है और इस शब्दावली को जोहानस एच थूसियस से लिया गया है। नीदरलैंड, बेल्जियम, लेबनान तथा साइप्रस 1960 से 63 को सहयोग की श्रेणी में माना गया है। सहयोगात्मक व्यवस्था में शक्ति को आपस में बांटने का प्रावधान है। 3.3 परिसंघ। 3.3 परिसंघ। परिसंघ का निर्माण पहले से स्थित कई स्थायी राष्ट्रीय समुदाय से होता है जो आपस में संयुक्त होकर कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए सामान्य सरकार का गठन करते हैं। विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा या आर्थिक उद्देश्यों के लिए सामान्य सरकार अपने संघटक राज्यों पर निर्भर होती है। आधुनिक काल में परिसंघ का लोप हो गया क्योंकि परिसंघीय योजनाएं राजनीतिक समर्थन को गतिशील बनाने में असमर्थ रहे, जिससे से अनन्य राष्ट्रवाद के युग में स्वयं को कायम रख सकें। कई परिसंघ जैसे पवित्र रोमन साम्राज्य, मध्यकालीन लीग नगर जैसे जर्मनी, बेल्जियम, इटली तथा नीदरलैंड का संयुक्त प्रांत चाहे विकसित हो गए या समेकित राज्यों में निर्मित हुए। स्विट्जरलैंड 1291 से 1847 तक तथा संयुक्त अमेरिका 1776 से 1789 तक परिसंघ थे। वर्तमान में यूरोपीय संघ एक परिसंघ अंग का प्रतिनिधित्व करता है। परिसंघीय व्यवस्था के समाप्त होने के मूल में यह बात है कि राष्ट्र राज्य पूर्ण संप्रभुता को प्राप्त कर रहे हैं और एकल राष्ट्र का सम्मिलन कर रहे हैं। 3.4 असम्मित संघीय व्यवस्था।
असममित संघीय व्यवस्था छोटे राज्यों को बड़ी राज्य व्यवस्था के साथ संयुक्त करने के लिए स्थापित किया जाता है और उनका आधार है आंतरिक स्वायत्तता का संघीय सिद्धांत तथा पहले वाले के लिए स्वशासन। कभी कभार ऐसी व्यवस्था को संबंधित राज्यों राज्य संघों और सह राज्यों में व्यक्त स्वतंत्र संस्था कहा जाता है। नीदरलैंड एंटिलस तथा नीदरलैंड संयुक्त राज्य के उदाहरण हैं तथा प्यूर्टो रिको और संयुक्त अमेरिका राज्य संघ के उदाहरण हैं। ऐसी व्यवस्था लगभग 21 से अधिक है। संयुक्त राज्य राज्य संघ के समान ही है, किंतु इकाइयों द्वारा उनका विघटन हो जाता है जो पूर्व निर्धारित निर्देशों पर अकेले कार्य करने हैं और जो संधि या प्रलेखों में स्थापित हैं। न्यूजीलैंड तथा कुक टापू के बीच का संबंध एक उदाहरण है। सहराज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसका शासन दो या अधिक बाहरी राजनीतिक हस्तियों में इस प्रकार बांटा जाता है जिससे वासियों को पर्याप्त आंतरिक स्वशासन प्राप्त हो सके। फ्रांस और स्पेन के संयुक्त शासन में 1278 से 1993 तक एंडोरा ने कार्य किया था। 3.5 लीग 3.5 लीग संपूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य व्यवस्थाओं का संयुक्त प्रयास है जो स्थायी प्रकार से सरकार की बजाय सामान्य सचिवालय द्वारा प्रबंधित होता है। लीग के सदस्य स्वेच्छापूर्वक हट भी सकते हैं। स्थानीय एवं गैर सरकारी संघवाद का प्रयोग स्थानीय स्तर पर होता है और यह संख्या एवं क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए संघवाद का प्रवेश हुआ है। कनाडा के परीक्षणों में विशेषकर ओंटारियो में संघीय सिद्धांत एवं व्यवस्था का अच्छा प्रयोग हुआ है। 73वीं एवं 74वीं संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासनों को सशक्त करने का भारतीयों के अनुभव को स्थानीय संपवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसे भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था का तीसरा स्तर कहा गया है, किंतु मूलतः यह स्थानीय संघवाद है क्योंकि शहरों से गांवों तक यह राजनीतिक समीकरण प्राप्त करता है। हालांकि यह वाद विवाद एवं बहस के लिए खुला मुद्दा है। आधुनिक प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में गैर सरकारी संस्थाएं भी संघीय सिद्धांतों के आधार पर गठित हैं। श्रम संघ और व्यापार सार्वजनिक एवं निजी दोनों के उदाहरण हैं। 22.4 संघवाद की संरचना एवं वर्गीकरण। आज भी संघवाद देश के विभिन्न भागों में बहुत विवादास्पद विषय वस्तु है क्योंकि इसमें संरचनात्मक एवं कार्यात्मक घटक की सार्वभौमिकता में कमी है। ऐसा विभिन्न परिस्थितियों में इसके मूल और कार्यात्मक गतिशीलता के कारण है। किसी राष्ट्र का ऐतिहासिक अनुभव जो अपनी वितरक शासन व्यवस्था स्वायत्तता तथा सहअस्तित्व के साथ रहने की सामान्य इच्छा जैसे मामलों के साथ कार्य करता हो और जिसका आधार समझौता या अन्य कारण है, वह मूलतः उस विशेष राष्ट्र के संघीय शासन की संरचना और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। उसी प्रकार संवैधानिक संस्थाओं और समाज के बीच कार्यात्मक सच्चाई की गतिशीलता एवं अंतरक्रिया की प्रणाली संघीय संरचना का निर्माण करती है जो हर देशों में भिन्न होती है। ज्यादातर संघवाद जो प्रजातांत्रिक साधन और प्रक्रियाओं के परिणाम से उभरा है उसमें एक सामान्य विशेषता रहती है, सामान्यतः संघीय एकता को इच्छा तथा विशेषतः संघटक स्वायत्तता। इलाजर ने संघवाद में प्रक्रिया के साथ साथ संरचना के तत्व को भी पाया, विशेषकर यदि प्रक्रिया की परिभाषा में राजनीतिक सांस्कृतिक आयाम भी सम्मिलित हैं। वॉट के अनुसार शक्ति वितरण के आवंटन का विशिष्ट स्वरूप भिन्न होता है जिसमें उस विशेष समाज के अंतर्गत कई स्तर और प्रकार की सामान्य इच्छा और विभिन्नता रहती है। विभिन्न भौगोलिक, जनसांख्यिकी, ऐतिहासिक, आर्थिक, सुरक्षा, भाषाई, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा अंतर्राष्ट्रीय कारण तथा इनमें संबंध ने संघ के उद्देश्यों तथा क्षेत्रीय पहचानों को बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस प्रकार विभिन्न संघवाद में सशक्त के वितरण को भी प्रभावित किया है। संघवाद का संवैधानिक संरचनात्मक प्रतिरूप सामान्यतः सरकार के कार्यान्वयन एवं मूलभूत समाज से बहुत प्रभावित होता है। इस प्रकार सामाजिक शक्ति तथा क्षेत्रीय पहचान संघवाद के कार्यात्मक पहलू को प्रभावित करते हैं। समाज उसके संविधान एवं प्रक्रियाओं के बीच का संबंध स्थिर नहीं है बल्कि उसमें निरंतरता से आपसी अंतर्क्रिया होती है। इस प्रकार संघचाद शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव के सघन विश्लेषण का विषय है जो एक दूसरे को प्रभावित करता है एवं उस राजनीतिक क्रिया के अंतिम निष्कर्ष को भी। संघवाद के उद्भव में विद्वान जैसे नियल में इलाजर, रोनाल्ड एल वॉट्स, जॉन किनसैड, डेनियल धुरम, वुल्फ लिंडर, थॉमस लाइनर, निकोलस हंसम आदि ने विश्व की बदलती प्रकृति, क्षेत्रीय समरूप तथा देशीय परिवर्तन के प्रभाव के प्रति संलग्नता दिखाई है। सर्वप्रथम भूमंडलीकरण के प्रभाव से उदित होता है जो देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति मुद्दों को एक साथ मिलाने में सहायक रहा है। इससे संघवाद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति में मूलतः प्रभाव पड़ा है। संघीय सरकार की संघटक राज्य व्यवस्था अब ज्यादातर पड़ोसी देशों में अंगीभूत इकाइयों के साथ अंतरसीमा व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं। दूसरे मुख्य मुद्दे का उदय प्रांतीय समाजों में बहुसांस्कृतिक विभिन्नता, प्रजातीय मोलतोल, नांतरिक चैधैर्य तथा बहुसांस्कृतिक मतभेद की गतिशीलता के कारण हुआ है। तीसरा मुद्दा विभिन्न संघीय स्तरों को समुचित उत्तरदायित्व एवं वित्तीय स्रोतों को उपलब्ध कराने के विषय में है। 4.1 शक्तियों का वितरण। संघवाद की सबसे मूलभूत विशेषता है दो या उससे अधिक सरकारी आदेशों के बीच शक्ति का संवैधानिक वितरण। इसलिए कई युक्तियों की आवश्यकता होती है ताकि द्विसंघीय सिद्धांतों को कायम रखा जा सके जिससे स्वतंत्रता के क्षेत्र और संघीय सरकार, सामान्य राज्य व्यवस्था एवं संघटक राज्य व्यवस्थाओं में अन्योन्याश्रय को वैध माना जाए और प्रत्येक के पास अपनी शासन संस्था का पूर्ण रूप है जिसे वे स्वयं भी परिवर्तित कर सकते हैं। कार्यकारी एवं प्रशासनिक संस्था दोनों का पृथक रूप होना आवश्यक है। संघीय प्रतिरूप का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक सरकार बिना दूसरे पर आश्रित हुए अपने क्षेत्र में कार्य कर सके तथा ऐसी संरचना हो जिससे दूसरी संस्थाओं के साथ स्वतंत्रतापूर्वक सहयोग कर सके। इस प्रकार संघवाद का संरचनात्मक प्रतिमान संघों में शक्ति के वितरण के कार्य को गंभीरतापूर्वक सौंपता है। एंग्लो सैक्सन परंपरा में सरकार की प्रत्येक व्यवस्था को उसी क्षेत्रों में विधायी उत्तरदायित्व मिलता है जहां उसे कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके क्लासिको उदाहरण हैं। ऐसी प्रणाली प्रत्येक सरकार को अपनी विधि निर्माण संचालित करने की सुनिश्चितता प्रदान कर कार्यकारी अंगों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जहां संसदीय कार्यपालक अपने विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी है, सिर्फ कार्यकारिणी एवं विधान मंडलों के क्षेत्राधिकारों में कार्यकारिणी उस अंग पर नियंत्रण रखती है जो उसके कानून को कार्यान्वित करते हैं। कुछ संघों में सरकार के विभिन्न स्तरों में कार्यकारिणी एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभाजित करने के लिए संवैधानिक स्वरूप के अधिदेशाधीन प्रबंध हैं।
ये कार्यकारी एवं विधायी प्राधिकार के अस्थायी प्रतिनिधित्व से भिन्न होते हैं, जो कई संघों में भिन्न होते हैं, जो कई संघों में दिखाई पड़ता है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, भारत तथा मलेशिया की संघटक राज्य व्यवस्था संवैधानिक रूप से संघीय विधिनिर्माण के कार्यान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। अधिकांशतः संघों में संघीय सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, रक्षा, आर्थिक और वित्तीय संघ के कार्यकरण, बृहद कर लगाने वाली शक्ति तथा अंतरक्षेत्रीय परिवहन आदि के मामलों में अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। संघटक राज्य व्यवस्था को सामाजिक कार्य, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण, श्रम सेवा आदि सम्मिलित हैं, कानून, सुरक्षा व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार को देखरेख का कार्य करना पड़ता है। कुछ मामले जैसे विदेशी संबंध और वित्त के क्षेत्र अंगीभूत राज्य व्यवस्था के लिए ध्यान देने के गंभीर मुद्दे हैं, जो कुछ संघवादों में संघीय सरकार के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया है। यूरोपीय संघवाद जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में प्रशासकीय उत्तरदायित्व कार्यकारी प्राधिकार के साथ मेल नहीं खाता। परिणाम स्वरूप संघटक सरकारों को संवैधानिक रूप से संघीय विधायी प्राधिकार के कई क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य प्रदान किया गया है। इससे संघीय विधायिका समरूप विधिनिर्माण लागू करने में सक्षम होती है, जो इस प्रकार संघटकों से प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जा सके। हालांकि यह प्रकृति संरचनात्मक प्रतिरूप से मेल खाती है। एंग्लो सैक्सन संघों में भी संघीय सरकार संघीय कार्यक्रमों से संबद्ध अधिकतर उत्तरदायित्व को संघटक राज्य व्यवस्थाओं में हस्तांतरित कर देते हैं, जो अनुदान कार्यक्रमों के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण होता है। परिणाम स्वरूप दूसरे के क्षेत्र में संघीय संघटक आपसी सहभाजन होता है। मलेशिया, भारत तथा बेल्जियम और रूस में भी विभिन्न प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। विधायी प्राधिकार के वितरण रूप में विभिन्नता होती है। कनाडा, स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम जैसे संघों में ज्यादातर विधायी शक्तियों या तो संघों में ज्यादातर विधायी शक्तियां या तो संघीय अथवा संघटक राज्य व्यवस्थाओं के पास होती हैं। अनन्य क्षेत्राधिकार के क्षेत्र विशेष रूप से स्विस या बेल्जियम के संघों में परिभाषित होते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित हैं और इसमें ज्यादातर संघीय शक्तियां आपस में बांटी गई समवर्ती शक्तियां होती है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, भारत तथा मलेशिया में अनन्य क्षेत्राधिकार एवं समवर्ती शक्तियों का व्यापक वर्गीकरण है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा मलेशिया के व्यापक समवर्ती क्षेत्राधिकार के विपरीत कनाडा के संविधान में सिर्फ कृषि, आप्रवास, वृद्धावस्था पेंशन और लाभ, अपूर्य प्राकृतिक संसाधनों के आयात, वन उपज तथा बिजली ऊर्जा का ही समवर्ती विषयों में विशेष रूप से उल्लेख है। कनाडा का अपवाद समवर्ती क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन में भी पाया गया है, जहां संघीय कानून के साथ मतभेद के मामले में प्रांतीय कानून को लागू किया जा सकता है। परिणामतः क्यूबेक की अपनी वृद्धावस्था प्रणाली है। अधिकांश संघों में जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम तथा पूर्ववर्ती चेकोस्लोवेकिया, अवशिष्ट शक्तियों जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संघटक राज्य व्यवस्थाओं के पास रहता है, जिसका निर्माण पूर्व के पृथक राज्य व्यवस्थाओं के एकत्रीकरण की प्रक्रिया से हुआ है। संघों में संघीय सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां रहती हैं, जिसका उद्भव भारत, कनाडा तथा मलेशिया जैसी केंद्रीकृत व्यवस्था के हस्तांतरण प्रयास से हुआ है। अवशिष्ट शक्तियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है जब कार्यकारी शक्तियों की सूची व्यापक नहीं होती। भारत, मलेशिया और कम स्तर तक कनाडा जैसे संघों में यह अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण नहीं है, जितने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जर्मनी में, जहां अंगीभूत शक्तियों की गणना तो है किंतु अनिर्दिष्ट अवशिष्ट। 4.2 आर्थिक संसाधनों का आवंटन। संघवाद में आर्थिक स्रोतों का आवंटन हितों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है। ज्यादातर संघों का संविधान संघीय एवं संघटक सरकारों की आय बढ़ाने की शक्ति का विशेष रूप से उल्लेख करता है। संघीय सरकार अधिकांशतः बृहद कर शक्तियों को जैसे उत्पाद सीमा शुल्क तथा निगम आयकर को अपने पास ही रखता है। भारत और ऑस्ट्रिया के मामलों में व्यक्तिगत आयकर अनन्य रूप से संघीय ही रहा है। संघीय एवं संघटक सरकार ज्यादातर संघों में बिक्री कर और उपभोक्ता कर को आपस में बांटता है। कर बांटने के तत्व के अलावा संघीय सरकार प्रधान होता है, क्योंकि वे समवर्ती क्षेत्रों में प्रबल होते हैं, चूंकि संघटक राज्य व्यवस्थाओं में सीमित आमदनी के स्रोत होते हैं। इसके अलावा कोष बढ़ाने के दो मुख्य स्रोत होते हैं, सार्वजनिक कर तथा सार्वजनिक निगमों और उद्यमों से लाभ। प्रत्येक संघ में व्यय शक्ति का वितरण प्रत्येक सरकार की कार्यकारी एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व के साथ मेल खाता है। जहां भी उत्तरदायित्व कई संघीय विधिनिर्माण के प्रशासन को संवैधानिक रूप से संघटक राज्य व्यवस्थाओं को प्रदान किया जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, भारत एवं मलेशिया में संघटकों के पास व्यापक व्यय उत्तरदायित्व रहता है। संघों में सरकार के खर्च करने की शक्ति सामान्यतः सूचित की गई कार्यकारी एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से सीमित नहीं होती। संघीय सरकारों ने खर्च करने की अपनी सामान्य शक्ति का प्रयोग अनुदान देकर अनन्य संघटक क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में किया है। परिणाम स्वरूप वे सामान्य खर्च करने की शक्ति रखते हैं, जो अंतर सरकारी संबंधों में विवादास्पद बन जाते हैं। अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में सामान्य खर्च शक्ति का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत एवं मलेशिया में संघीय सरकार स्पष्टतः संघटक इकाइयों को अनुदान प्रदान करने में सशक्तिकृत है। सरकार के एक स्तर से दूसरे तक वित्तीय हस्तांतर के माध्यम से ज्यादातर संघों में ऊर्ध्वमुखी और क्षैतिज वित्तीय असंतुलन को सुधारने की व्यवस्था है। आनुपातिक कारणों के अलावा प्रतिबंधित एवं अप्रतिबंधित हस्तांतर भी संघटकों की निर्भरता के स्तर को प्रभावित करते हैं। जैसा कि जर्मनी में कहा गया है कि संघटक को स्वर्णमय अग्रता में संघीय हस्तांतर कई प्रकार से उनकी स्वायत्तता को दुर्बल बना देता है। संकरण हस्तांतर योजना संघों के अंतर्गत क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक दूरियों को हटाने के लिए ज्यादातर संघों में आम बात है, सिवाय अमेरिका के, किंतु अन्य जगहों में जैसे जर्मनी, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में हस्तांतर का क्षेत्र अधिक है अपेक्षाकृत स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, बेल्जियम तथा स्पेन में संकरण योजना का आधार सर्वसम्मत फार्मूला है तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया में यह आवधिक आयोगों को अनुशंसा पर आधारित है। संघों ने कई संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का भी विकास किया है, जो असंतुलन के साथ तालमेल रखती हैं। जिस संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों में विभाजन है, उसके प्रत्येक शासन स्तर के अंतर्गत अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड प्राथमिक क्षेत्र हैं। संघीय कार्यकारी जो असंतुलन के मामलों से तालमेल रखती है, अपेक्षाकृत अन्य मामलों में जिसकी विशेषता है एकीकृत संसदीय विधायिका और इसका प्राथमिक क्षेत्र है विधायी संघवाद, अर्थात दो स्तरों की विषामिका में समझौता। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार विशेषज्ञ आयोगों के गठन में मुख्य भूमिका निभाती है, ताकि वितरणशील फार्मूलों को निर्धारित किया जा सके जो संघटक इकाइयों से प्रतिनिधित्व को एकत्रित करते हैं।
मलेशिया की राष्ट्रीय वित्तीय परिषद संघीय एवं संघटक प्रतिनिधियों से बना है। एक दूसरा प्रतिमान है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम तथा अमेरिका में संघीय कार्यकारी में संघटकों के प्रतिनिधि संघटक इकाइयों के लिए अनुदान प्रक्रिया की स्वीकृति के लिए संलग्न रहते हैं। कनाडा का अनुभव चौथा प्रतिमान है, जहां समकरण फार्मूला, अन्य कर हस्तांतर और कर समझौता संघीय सरकार द्वारा निर्धारित होता है। सबसे अधिक भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी तथा कनाडा में कई प्रकार के अंतः सरकारी परिषद, आयोग तथा समितियां उभर कर आई हैं, जो वित्तीय व्यवस्था को अपनाने में सहयोगी सिद्ध होती है। संघों के अंतर्गत साझेदार के रूप में सरकारों के बीच संबंध निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ज्यादातर संघीय संविधानों ने कुछ साधनों का विकास किया है, जो व्यापक रूप से सहयोग एवं समन्वय को बढ़ाती है। अनौपचारिक रूप से उनका कार्यान्वयन प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से होता है, अर्थात मंत्रियों, अधिकारियों तथा संघीय एवं संघटक सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच, और औपचारिक संस्थाएं जैसे आवर्तक और तदर्थ सम्मेलन, जिसमें विभिन्न सरकारों के मंत्री, कार्यकारी अधिकारी और एजेंसियों संबद्ध हैं। एक ध्यान देने योग्य विशेषता है विधायी संघवाद का प्रचलन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत और मलेशिया अर्थात संसदीय परिसंघ में अंतः सरकारी संबंधों में सरकारी कार्यपालिका को मंत्री और उनके अधिकारी प्रधानता, जहां सरकार के दोनों स्तरों के अंतर्गत कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री और मंत्रिपरिषद का प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त अंतः संघटक संबंध होते हैं, जिनसे सीमापार के मुद्दों के साथ तालमेल रखा जाता है और जो पड़ोसी संघटकों को प्रभावित करते हैं। कभी कभार अंतः संघटक सहयोगी प्रयासों का विस्तार कर संघों के अंतर्गत सभी संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। इसे स्विट्जरलैंड में वर्ग के बिना संघवाद कहा जाता है और अमेरिका में वाशिंगटन के बिना संघवाद कहा जाता है। 4.3 विस्डन पद्धति के सिद्धांत। इथियोपिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स तथा माइक्रोनेशिया के अलावा ज्यादातर संघों ने विस्डन पद्धति के सिद्धांत को अपनाया है, जिसमें संघटकों के समान प्रतिनिधित्व के लिए संघ का द्वितीय सदन होता है। हालांकि संघों में बहुत अधिक विभिन्नता है सदस्यों की चयन प्रणाली में, द्वितीय सदन के संयोजन, शक्ति और भूमिका में। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में संघटक राज्य व्यवस्था के नागरिक अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया में वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जर्मनी में बुंडेसराट के सदस्य अपनी लैंड परिषद के प्रतिनिधि होते हैं, जो संघ दूसरे सदन में पदेन लैंड विधायिका के सदस्य के रूप में कार्यरत रहते हैं तथा ब्लॉक के बुंडेलाट में अपनी लैंड सरकार के निर्देश पर मतदान करते हैं। कनाडा में दूसरे सदन के सदस्य संघ के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति के 25 वर्षों तक कार्यभार संभालते हैं। मलेशिया, बेल्जियम तथा स्पेन में अप्रत्यक्ष चुनाव एवं नियुक्ति के माध्यम से मिश्रित सदस्यता रहती है। जहां भी संसदीय कार्यपालिका है जो सदन विधायिका पर अपना अधिक नियंत्रण रखता है, उसे अधिक शक्ति प्राप्त रहती है और परिणामस्वरूप द्वितीय सदन की भूमिका सीमित हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सेनेट तथा जर्मनी की बुंडेसराट को छोड़कर संसदीय संघों के अंतर्गत संघटक इकाइयों को प्रभावकारिता पर प्रश्नचिन्ह उठ जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने कुछ परिवर्तन के साथ जर्मनी के मॉडल को अपनाया है। 4.4 संविधान की सर्वोच्चता। इथियोपिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स तथा माइक्रोनेशिया के अलावा ज्यादातर संघों ने विस्डन पद्धति के सिद्धांत को अपनाया है, जिसमें संघटकों के समान प्रतिनिधित्व के लिए संघ का द्वितीय सदन होता है। हालांकि संघों में बहुत अधिक विभिन्नता है सदस्यों की चयन प्रणाली में, द्वितीय सदन के संयोजन, शक्ति और भूमिका में। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में संघटक राज्य व्यवस्था के नागरिक अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया में वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जर्मनी में बुंडेसराट के सदस्य अपनी लैंड परिषद के प्रतिनिधि होते हैं, जो संघ दूसरे सदन में पदेन लैंड विधायिका के सदस्य के रूप में कार्यरत रहते हैं तथा ब्लॉक के बुंडेलाट में अपनी लैंड सरकार के निर्देश पर मतदान करते हैं। कनाडा में दूसरे सदन के सदस्य संघ के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति के 25 वर्षों तक कार्यभार संभालते हैं। मलेशिया, बेल्जियम तथा स्पेन में अप्रत्यक्ष चुनाव एवं नियुक्ति के माध्यम से मिश्रित सदस्यता रहती है। जहां भी संसदीय कार्यपालिका है जो सदन विधायिका पर अपना अधिक नियंत्रण रखता है, उसे अधिक शक्ति प्राप्त रहती है और परिणामस्वरूप द्वितीय सदन की भूमिका सीमित हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सेनेट तथा जर्मनी की बुंडेसराट को छोड़कर संसदीय संघों के अंतर्गत संघटक इकाइयों को प्रभावकारिता पर प्रश्नचिन्ह उठ जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने कुछ परिवर्तन के साथ जर्मनी के मॉडल को अपनाया है। 4.4 संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भी संघवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे संघीय एवं संघटक सरकारों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। संघीय संबंध एवं जटिलता, अन्योन्याश्रितता कारक, प्रतिस्पर्धा एवं संभावित मतभेद आदि की गतिशीलता में अधिकतर संघों ने निर्वाचकीय एवं न्यायिक साधनों के माध्यम से मतभेद सुलझाने में स्वयं को तैयार किया है। अधिकतर संघ इन प्रक्रियाओं के समन्वय पर आश्रित रहते हैं। निर्वाचक गण संघ के दोनों स्तरों में चुनाव अवधि में मतदान करके अपनी अभिरुचि को व्यक्त या समर्थन देते हैं। स्विट्जरलैंड के मामले में निर्वाचक गण विधायी मत संग्रह के माध्यम से निर्णायक भूमिका भी निभा सकते हैं। आदेश के अतिरिक्त अधिकतर संघ न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय पर आश्रित रहते हैं, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया तथा ऑस्ट्रिया में अंतिम निर्णायक है। कुछ संघों में जैसे स्पेन, जर्मनी तथा बेल्जियम में संवैधानिक अदालत है। स्विस संघीय अदालत प्रांतीय कानूनों की वैधता पर शासन कर सकती है। हालांकि अदालतों और उसकी संरचना पर सरकारी प्रभाव के क्षेत्र पर कुछ प्रश्न अभी भी हैं। जहां तक संवैधानिक संशोधन के मुद्दे का प्रश्न है, हमें सरकारी स्तरों में संशोधन शक्ति को देखना होगा। संघवाद में कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन की आवश्यकता है, जिसे संविधान के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न संशोधन प्रक्रिया प्रदान करके लाया गया है।
कनाडा के संविधान में संशोधन की 5 विभिन्न प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है और जिसमें कठोरता की बदलती श्रेणी है। संघीय विधायिका के दोनों सदन अमेरिका, भारत तथा मलेशिया में विशिष्ट बहुमत द्वारा, स्विट्जरलैंड और कनाडा में साधारण बहुमत द्वारा सामान्यतः शक्ति के वितरण तथा संघटक सरकार की ईमानदारी से संबद्ध संशोधन की स्वीकृति के लिए संलग्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे संशोधन में जिसकी आवश्यकता रहती है वह है संघटक विधायिका में विशिष्ट बहुमत द्वारा स्वीकृति जैसा कि अमेरिका और कनाडा में है, या भारत की राज्य विधायिका में जो बहुमत है, या मत संग्रह द्वारा जिसमें दोहरी बहुमत की आवश्यकता होती है, तथा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मामलों में संघटक सरकार में बहुमत। मलेशिया के मामले में बोर्नियो संघटकों को प्रभावित करने वाले मुख्य संशोधन में उनकी सहमति की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संघीय संरचनाओं और सामाजिक शक्तियों के बीच अंतःक्रिया से संघीय राज्य व्यवस्थाओं में प्रवृत्ति को निर्धारित किया जाता है, जिसे हम आधुनिक समाज में देख सकते हैं और जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के समावेश के लिए प्रयत्नशील रहता है। राष्ट्र राज्य का अनुसरण करते हुए राज्यवादी प्रतिमान में संरचना दबाव का निर्णायक तत्व हो सकता है, किंतु राष्ट्र राज्यों में संप्रभुता के अवस्थापन के साथ संघीय अवधारणा विरोधक हो सकती है। इसकी प्रकृति उन राष्ट्रों में अधिक गड़बड़ है जहां समुदाय, जिन्हें अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक कहा जाता है, अपनी समूह चेतना से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार उनकी विशेषता एवं अभिव्यक्ति भी ऐतिहासिक है। आधुनिक समाज से भिन्न ऐतिहासिक समाज में व्यक्तिगत उदाहरण अरवर रहा है और इस प्रकार वे देश के लोग होते हैं बजाय व्यक्तिमा सार्वजनिक के। इस श्रेणी के 2 उदाहरण हो सकते हैं, नाइजीरिया तथा भारत। पहले में अधिक सकारात्मक प्रकृति है क्योंकि राज्य व्यवस्था में दूरदर्शिता है। दूसरे ने सहयोगात्मक प्रकृति को अपनाया है ताकि जम्मू कश्मीर के राज्य एवं कबीलिय प्रबल राज्यों और उपराज्य क्षेत्रों को उनके विशिष्ट अधिकारों के साथ संभाला जा सके। किंतु अधिकतर अल्पसंख्यक न सिर्फ सीमित कर दिए गए हैं बल्कि हिंसापूर्ण एवं सामान्य परिस्थिति में विभिन्न स्तर पर कार्यरत पूर्वाग्राही शक्तियों से भी उत्पीड़ित हुए हैं। उदाहरण स्वरूप राज्य की संघीय स्वायत्तता, गुजरात या कई अन्य उदाहरण जो भारतीय संविधान में उल्लिखित है और जिसने जब भी संघ से किसी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने की चेष्टा की तब वे अल्पसंख्यकों के जीवन, संपत्ति और अधिकार को बचाने में पूर्णतः असफल रहे हैं। मूलभूत अधिकार, भारतीय दंड संहिता, अपराधी दंड न्यायालय, सेवा नियम तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश आदि का आश्वासन। इसलिए भारतीय संघवाद गैर बहुसंख्यक और संयुक्त प्रजातंत्र के निर्जन के परीक्षण को नहीं झेल पाया ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण की ओर सशक्त प्रवृत्ति है। इसलिए ऐतिहासिक समाज में संघवाद की प्रकृति आधुनिक समाज से भिन्न है। ऐसी प्रकृति सरकारी एवं गैर सरकारी संरचना और प्रक्रिया की सूक्ष्मदृष्टि और रचनात्मक प्रयास के कारण है जो विभिन्न समूह और क्षेत्र के लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी के संघचाद में अधिक उपलब्धि और कम असफलता दिखाई पड़ती है। आंतरिक धैर्य और आपसी एकता के कारण बहुसांस्कृतिक समाज में शक्ति के प्रजातांत्रिक क्रियान्वयन में ये आंतरिक धैर्य और आपसी एकता का प्रदर्शन करते हैं और अब वे भूमंडलीकरण एवं तकनीकी प्रगति की शक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं। परिणामतः संघीय समाधान के मुद्दों को उठाने तथा संघीकरण में उनका प्रयास संयुक्त है, जैसे कि बोस्निया हर्जेगोविना तथा संयुक्त यूरोप के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। दूसरे शब्दों में उनका संघीय प्रयास एवं राजनीतिक पहल अब अंततोगत्वा संघवाद की ओर हस्तांतरित हो गया है जो मूलतः परिसंघीय व्यवस्था से उदित हुआ है। इटली जैसे असंघीय देश ने अपने क्षेत्र के संघीय समाधान के लिए क्षेत्रवाद को अपना है। इटली में 5 प्रजातीय अल्पसंख्यकों को विशिष्ट दर्जा प्राप्त हुआ, वेल्डी औस्टा, फॉसिसी बोली, एल्टो अडीबो, दक्षिण टाइरोल जर्मनी भाषा, सार्डोनिया तथा सिसिली। मलेशिया के मामले में बोर्नियो संघटकों को प्रभावित करने वाले मुख्य संशोधन में उनकी सहमति की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संघीय संरचनाओं और सामाजिक शक्तियों के बीच अंतःक्रिया से संघीय राज्य व्यवस्थाओं में प्रवृत्ति को निर्धारित किया जाता है, जिसे हम आधुनिक समाज में देख सकते हैं और जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के समावेश के लिए प्रयत्नशील रहता है। राष्ट्र राज्य का अनुसरण करते हुए राज्यवादी प्रतिमान में संरचना दबाव का निर्णायक तत्व हो सकता है, किंतु राष्ट्र राज्यों में संप्रभुता के अवस्थापन के साथ संघीय अवधारणा विरोधक हो सकती है। इसकी प्रकृति उन राष्ट्रों में अधिक गड़बड़ है जहां समुदाय, जिन्हें अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक कहा जाता है, अपनी समूह चेतना से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार उनकी विशेषता एवं अभिव्यक्ति भी ऐतिहासिक है। आधुनिक समाज से भिन्न ऐतिहासिक समाज में व्यक्तिगत उदाहरण अरवर रहा है और इस प्रकार वे देश के लोग होते हैं बजाय व्यक्तिमा सार्वजनिक के। इस श्रेणी के 2 उदाहरण हो सकते हैं, नाइजीरिया तथा भारत। पहले में अधिक सकारात्मक प्रकृति है क्योंकि राज्य व्यवस्था में दूरदर्शिता है। दूसरे ने सहयोगात्मक प्रकृति को अपनाया है ताकि जम्मू कश्मीर के राज्य एवं कबीलिय प्रबल राज्यों और उपराज्य क्षेत्रों को उनके विशिष्ट अधिकारों के साथ संभाला जा सके। किंतु अधिकतर अल्पसंख्यक न सिर्फ सीमित कर दिए गए हैं बल्कि हिंसापूर्ण एवं सामान्य परिस्थिति में विभिन्न स्तर पर कार्यरत पूर्वाग्राही शक्तियों से भी उत्पीड़ित हुए हैं। उदाहरण स्वरूप राज्य की संघीय स्वायत्तता, गुजरात या कई अन्य उदाहरण जो भारतीय संविधान में उल्लिखित है और जिसने जब भी संघ से किसी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने की चेष्टा की तब वे अल्पसंख्यकों के जीवन, संपत्ति और अधिकार को बचाने में पूर्णतः असफल रहे हैं। मूलभूत अधिकार, भारतीय दंड संहिता, अपराधी दंड न्यायालय, सेवा नियम तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश आदि का आश्वासन। इसलिए भारतीय संघवाद गैर बहुसंख्यक और संयुक्त प्रजातंत्र के निर्जन के परीक्षण को नहीं झेल पाया ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण की ओर सशक्त प्रवृत्ति है। इसलिए ऐतिहासिक समाज में संघवाद की प्रकृति आधुनिक समाज से भिन्न है। ऐसी प्रकृति सरकारी एवं गैर सरकारी संरचना और प्रक्रिया की सूक्ष्मदृष्टि और रचनात्मक प्रयास के कारण है जो विभिन्न समूह और क्षेत्र के लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी के संघचाद में अधिक उपलब्धि और कम असफलता दिखाई पड़ती है।
आंतरिक धैर्य और आपसी एकता के कारण बहुसांस्कृतिक समाज में शक्ति के प्रजातांत्रिक क्रियान्वयन में ये आंतरिक धैर्य और आपसी एकता का प्रदर्शन करते हैं और अब वे भूमंडलीकरण एवं तकनीकी प्रगति की शक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं। परिणामतः संघीय समाधान के मुद्दों को उठाने तथा संघीकरण में उनका प्रयास संयुक्त है, जैसे कि बोस्निया हर्जेगोविना तथा संयुक्त यूरोप के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। दूसरे शब्दों में उनका संघीय प्रयास एवं राजनीतिक पहल अब अंततोगत्वा संघवाद की ओर हस्तांतरित हो गया है, जो मूलतः परिसंघीय व्यवस्था से उदित हुआ है। इटली जैसे असंघीय देश ने अपने क्षेत्र के संघीय समाधान के लिए क्षेत्रवाद को अपना है। इटली में 5 प्रजातीय अल्पसंख्यकों को विशिष्ट दर्जा प्राप्त हुआ। बेल्डी औस्टा, फॉसेसी बोली, एल्टो अडीबो, दक्षिण टाइरोल जर्मनी भाषा, सार्डोनिया तथा सिसिली जहां अधिकतर सक्रिय अलगाववादी आंदोलनों को विशिष्ट क्षेत्र का दर्जा दिया जाता। उसी प्रकार त्रिवली बेनोजिया ग्यूलिया स्लोवेन अल्पसंख्यक को 15 साधारण क्षेत्रों के साथ विशिष्ट क्षेत्रीय दर्जा मिला। बेल्जियम ने अपनी सहयोगी व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया ताकि यह अधिक समान और संघीय हो सके। स्पेन, जिसमें 17 स्वायत्त समुदाय हैं और उन्हें स्वशासन का अधिकार भी प्राप्त है, उसे और अधिक देश की मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार आधुनिक संघवाद, जिसे आधुनिक उदार प्रजातांत्रिक देशों ने अपनाया है और जो सभी व्यक्तियों और क्षेत्रों के लिए सामूहिक सहभागिता एवं विकास का राजनीतिक पैकेज है, उसे अनुदारवादी एवं पारंपरिक समाजों ने ईमानदारी से चेष्टा नहीं की है, जहां चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।